नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आप सबके एग्जाम के लिए एनसीईआरटी की क्लास चल रही है जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इससे पहले की क्लास में हमने मौर्य काल के बारे में पढ़ा था कि भाई मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहदत्त। उसी की हत्या करके पुष्यमित्र सिंह जो कि बृहदत्त का सेनापति था, उसने मौके का फायदा उठाया और पुष्यमित्र ने क्या कर दिया, बृहदत्त की हत्या कर दिया और एक अपना नया वंश स्थापित कर लिया, शुंग वंश। तो आज की क्लास में हम शुंग वंश से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। कॉपी पर लिख कर बैठिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट जरूर बनाएगा। शुंग वंश जिसका कार्यकाल 185 से 73 ईसा पूर्व तक चलता है। शुंग वंश ने लगभग भारत में 112 वंशों तक शासन किया है। और देखो, शुंग वंश ने भी अपना क्षेत्र जो रखा है मगध का ही क्षेत्र रखा है। तो इसलिए कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे पूछता है कि भैया मगध में कुल कितने वंशों ने शासन किया। तो मगध में आपके कुल 7 वंशों ने शासन किया था। हर्यक वंश ने किया था, शिशुनाग वंश ने किया था, नंद वंश ने किया था, मौर्य वंश ने किया था। इसी के बाद आपका कर्ण वंश शुंग वंश करता है, कर्ण वंश करता है, सातवाहन वंश। इन 7 वंशों ने क्या किया था, अपना शासन जिस क्षेत्र पर किया था वो क्षेत्र कौन सा था, मगध का क्षेत्र। मगध 16 महाजनपद में एक महत्वपूर्ण महाजनपद के रूप में उभरा था। तो चलिए शुंग वंश से जुड़े हुए महत्वपूर्ण चीजों पर डिस्कस करते हैं। देखो, शुंग वंश की स्थापना किसने किया था। शुंग वंश की स्थापना किया था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र सिंह क्या था, मध्य प्रदेश के विदिशा का एक ब्राह्मण था और ये मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था बृहदत्त, उसका सेनापति था। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त एक अयोग्य शासक था, बहुत योग्य नहीं था। तो उसी का फायदा उठाकर पुष्यमित्र ने क्या कर दिया, बृहदत्त की हत्या कर दिया, एक नया वंश स्थापित कर दिया। उस वंश को कहते हैं शुंग वंश। अब शुंग वंश मगध पर शासन करने वाला पहला गैर क्षेत्रीय राजवंश था। अभी तक जो थे क्या, मुख्य रूप से राजवंश आ रहे थे, क्षत्रिय आ रहे थे भाई, जैसे आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे, ये सब वहीं के थे। लेकिन ये कहाँ का था, ये मध्य प्रदेश के विदिशा का निवासी था और यहाँ पे जॉब करता था। और इसी ने क्या कर दिया, बृहदत्त की हत्या करके एक नया वंश स्थापित कर दिया, शुंग। देखो, जैसे इसने मगध पर अधिकार किया, प्रारंभ में तो इसने अपनी राजधानी क्या बनाई, पाटलिपुत्र बनाई। लेकिन मजा तो शासन करने का वहाँ है जहाँ आपकी खुद क्यों, भाई डीएम बनना बहुत बड़ी बात है, लेकिन डीएम अपने जिला में बनना है और ये गौरव की बात होती है कि नहीं होती। तो इसने अपनी राजधानी पहले तो पाटलिपुत्र बनाई, लेकिन जब थोड़ा सा अपनी सत्ता में स्थायित्व ला पाया, स्थायीपना आया, तो इसने अपनी द्वितीय राजधानी विदिशा को बनाया था। तो पुष्यमित्र सिंह ने क्या किया था, अपने जनपद की 2 राजधानी बनाई थी। एक राजधानी थी पाटलिपुत्र, जबकि दूसरी राजधानी थी विदिशा। विदिशा जो कि एमपी में पड़ता है, विदिशा का पूर्व नाम कुछ जगह पर बेसनगर के रूप में भी उल्लेखित मिलता है। पुष्यमित्र कौन था, एक कट्टर ब्राह्मण था। देखो, शुंग वंश का कार्यकाल कितना रहा है, तो शुंग वंश ने लगभग 112 वर्षों तक शासन किया है, लेकिन पुष्यमित्र शुंग ने 36 वर्ष तक शासन किया। स्वयं पुष्यमित्र शुंग ने 36 वर्ष शासन किया, इसीलिए शुंग वंश को थोड़ा सा स्थायित्व का कार्यकाल मिला था। पुष्यमित्र के बाद इसका बेटा अग्निमित्र शासक बनता है। इसके बाद शुंग वंश में लगभग 10 शासक आते हैं, लेकिन कोई बहुत योग्य शासक नहीं होते हैं। आपको पढ़ना सिर्फ पुष्यमित्र के बारे में है, अग्निमित्र के बारे में कुछ पॉइंट आपको पता होने चाहिए। इसी के साथ साथ शुंग वंश का 9वां शासक था भागभद्र। भागवत के नाम पे एक दूत आया था हेलियोडोकस, और इतना प्रभावित हुआ तो उसने भागवत धर्म को स्वीकार कर लिया था। बस इतना आपको पता होना चाहिए। देखो, पुष्यमित्र शुंग क्या था, कट्टर ब्राह्मण था और इसने क्या किया था, पुनः वैदिक धर्म को प्रारंभ किया था, क्योंकि यह बौद्ध धर्म का विरोध करता था। देखो, पुष्यमित्र शुंग के बारे में कहा जाता है कि बौद्ध धर्म का विरोधी था, लेकिन कुछ बौद्ध धर्म के स्तूपों का इसने पुनः निर्माण भी करवाया था। जैसे सांची स्तूप था, बहरित स्तूप था, जो इसके मध्य प्रदेश में थे, उन बौद्ध स्तूपों का भी इसने निर्माण कराया था। लेकिन कुछ बौद्ध स्तूपों का इसने विध्वंस भी कराया था। तो ये बौद्ध धर्म को विरोध भी करता था और उनकी कुछ चीज़ों का निर्माण भी कराया था। भारत में पुनः वैदिक धर्म की स्थापना का श्रेय किसको जाता है, भारत में पुनः वैदिक धर्म की स्थापना का श्रेय जाता है पुष्यमित्र शुंग को, क्योंकि आपने इससे पहले पढ़ा था वैदिक काल। वैदिक काल के बाद धीरे धीरे क्या होता है कि वैदिक काल वेदों का महत्व कम हो जाता है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, आजीवक संप्रदाय, अलग अलग धर्मों को उदय होता है। अब धीरे धीरे बौद्ध धर्म के टाइम पे
ये वैदिक काल का महत्व कम हो रहा था, लेकिन पुष्यमित्र शुंग ने पुनः भारत में वैदिक धर्म की स्थापना करने का प्रयास किया। इसी के साथ साथ पुष्यमित्र शुंग को क्या होता है, बौद्ध विरोधी माना जाता है। इसका वर्णन क्या होता है, एक दिव्यादान नामक ग्रंथ है। दिव्यादान में वर्णन मिलता है कि भैया ये बौद्ध धर्म का विरोधी था, लेकिन इसने कई बौद्ध विहार का निर्माण भी कराया। इसने सांची का स्तूप, भारत के स्तूप की मरम्मत भी कराई। सांची का स्तूप किसने बनवाया था, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है, निर्माण कराया था अशोक ने। अशोक ने लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। जैसे सांची का स्तूप था, भरूच का स्तूप था, उसका इसने पुनः निर्माण कराया था। सांची के स्तूप की खिड़कियों को इसने तांबे का कराया था, जबकि भरूच स्तूप की खिड़कियों को पत्थर का कराया था। इसी के साथ साथ जो सांची स्तूप और भरूच स्तूप है, इसमें बहुत सारा मरम्मत का काम भी कराया था। वर्तमान में जो हम सांची स्तूप, भरूच स्तूप देखते हैं, वो देन किसकी है, पुष्यमित्र शुंग की। तो सांची स्तूप और भरूच स्तूप का निर्माण किसने कराया था, अशोका ने। सांची स्तूप और भरूच स्तूप स्थित कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। सांची स्तूप और भरूच स्तूप का पुनः निर्माण किसने कराया था, पुनः मरम्मत किसने कराई थी, पुष्यमित्र शुंग ने। बौद्ध चैत्य भवन का निर्माण भी इसी के वंश पर हुआ था। शुंग वंश के कार्यकाल में कुछ महत्वपूर्ण किताबों की रचनाएं हुई हैं, अक्सर पूछ लेता है। जैसे जातक ग्रंथ। जातक ग्रंथ बौद्ध धर्म की एक ऐसी रचना है जिसमें महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म का वर्णन मिलता है। जातक ग्रंथों की रचना कब हुई थी, शुंग वंश के शासनकाल में जातक ग्रंथ की रचना हुई थी। इसी टाइम पर पाणिनि ने एक ग्रंथ लिखा था, व्याकरण ग्रंथ, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी की रचना किसने किया था, पाणिनि ने किया था। और भारत का पहला व्याकरण ग्रंथ कौन सा है, अष्टाध्यायी है। इसकी रचना भी शुंग वंश के काल पर हुई। इसी के टाइम पे मनु ने क्या किया था, मनुस्मृति लिखा था। गार्गी ने क्या किया था, गार्गी संहिता लिखा था। गार्गी संहिता की रचना किसने किया था, गार्गी संहिता की रचना किया था आपके, गार्गी संहिता की रचना गार्गी ने किया था। किस वंश पे किया था, शुंग वंश के कार्यकाल में किया था। तो कई बार आपसे इनके राइटर पूछ लेते हैं कि भैया अष्टाध्यायी किसकी रचना है, पाणिनि की रचना है। इसी का साथ साथ पुष्यमित्र का जो पुरोहित था, पतंजलि ऋषि क्या थे, पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पतंजलि ऋषि ने पुष्यमित्र शुंग के लिए 2 अश्वमेध यज्ञ भी कराए। इन्हीं का बेटा कौन था, अग्निमित्र। पुष्यमित्र शुंग का बेटा था अग्निमित्र। अग्निमित्र का प्रेम प्रसंग चलता था, एक लड़की थी मालिका से क्या करता था, अग्निमित्र प्रेम करता था। तो कालिदास ने इनके प्रेम प्रसंग की एक रचना ही आगे लिखते हैं, माल विकास मित्रम। माल विकास मित्रम में मालिका और अग्निमित्र के प्रेम प्रसंग की चर्चा है। तो पुष्यमित्र शुंग का बेटा कौन था, अग्निमित्र। अग्निमित्र भी एक बहुत योग शासक था। देखो पुष्यमित्र के टाइम पर क्या हुआ था, 2 युद्ध हुए थे मेन रूप से। एक तो इसके टाइम पे 2 बार यवनों का आक्रमण हुआ था। दूसरा क्या हुआ था, विदर्भ में बरार क्षेत्र को लेकर युद्ध हुआ था। तो दोनों युद्धों का सामना करने के लिए पुष्यमित्र शुंग ने अपने बेटे अग्निमित्र को भेजा था। तो यवनों का आक्रमण किस वंश के टाइम पर शुरू हो जाता है, यवनों का आक्रमण पुष्यमित्र शुंग के समय ही प्रारंभ हो जाता है। पुष्यमित्र के समय पर कितने बार यवनों ने आक्रमण किया था, 2 बार यवनों ने आक्रमण किया था। विदर्भ का युद्ध हुआ था। विदर्भ का युद्ध किस क्षेत्र को लेकर हुआ था, विदर्भ का युद्ध बरार क्षेत्र को लेकर होता है। जब आप दिल्ली सल्तनत पढ़ोगे, वहीं हम दिल्ली सल्तनत में बहमनी साम्राज्य पढ़ेंगे। बहमनी साम्राज्य 5 भागों में डिवाइड हो जाता है। उसमें जैसे बरार में किसी वंश का शासक होता है, तो वही बरार क्षेत्र को लेकर क्या हुआ था, इनका युद्ध हुआ था। इस युद्ध का नेतृत्व किसने किया था, अग्निमित्र ने। अग्निमित्र इस युद्ध को जीत गया था। इसी के साथ साथ यवनों का आक्रमण भी हुआ था। 2 बार यवनों का आक्रमण हुआ था। यवनों आक्रमण का सामना किसने किया था, अग्निमित्र ने किया था। इसी के साथ साथ क्या होता है आपका, कालिदास की कौन सी रचना है, माल विकास मित्रम। माल विकास मित्रम में अग्निमित्र और मालविका के प्रेम प्रसंग की चर्चा है। जो बात को पुष्यमित्र छुपाना चाह रहा था, वही पुष्यमित्र के बेटे का चल रहा था प्रेम प्रसंग मालविका से। तो पुष्यमित्र बार बार अपने बेटे को क्या करता था, युद्ध क्षेत्र में भेज देता कि भैया ऐसा शांति से इसका दिमाग युद्ध में लगा रहे। जिस बात को पुष्यमित्र छुपाना चाहता था, उस बात को जग जाहिर कर दिया था। कालिदास ने पूरा ग्रंथ ही लिख दिया था, माल विकास मित्रम। इसके समय पर क्या हुआ था, 2 विदेशी आक्रमण हुए थे। दोनों विदेशी आक्रमण का सामना किसने किया था, पुष्यमित्र के बेटे अग्निमित्र ने किया था। आज की क्लास में इतनी चीजें डिस्कस करते हैं, बाकी की चीजें अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।